हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। तो जैसे आप जानते हैं बेटा कि हमने क्लास 10th आईसीएसई केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 5 है उसके पार्ट सी के कुछ पार्ट हमने डिस्कस कर लिए थे जो हमारे सिलेबस के अंदर थे। तो आज के लेक्चर के अंदर उसका एक आखिरी पार्ट रह गया है, दैट इज वेपर डेंसिटी। आज हम उसी को डिस्कस करेंगे। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए बेटा, आज हमने डिस्कस करना है वेपर डेंसिटी एंड उसका रिलेशन स्टडी करना है विद द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। बहुत सिंपल टॉपिक है, बट ऑफ कोर्स थोड़ा स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि इसका मतलब क्या है। तो शुरुआत हम करेंगे बेटा सबसे पहले अपने रिलेटिव वेपर डेंसिटी ऑफ ए गैस से। देखिए यहां पे दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला बेटा जो टर्म है वो है हमारा रिलेटिव और दूसरा मेरे पास है डेंसिटी। रिलेटिव वर्ड हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी चीज की कंपैरिजन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू अदर बॉडी। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही होगा। इसके बाद यहां पर आप एक देख रहे हो डेंसिटी लिखा हुआ है। डेंसिटी बेसिकली हमें पता होता है बेटा मास अपॉन वॉल्यूम, और डेंसिटी ऑफ अ गैस के अंदर आ जाएगा कि गैस का मास गैस का वॉल्यूम, उन दोनों को डिवाइड करेंगे हमें हमारा डेंसिटी मिल जाएगा। तो इनको कैसे स्टडी किया जाता है, उनको कैसे रिलेट किया जाता है, चलिए अब हम स्टेप बाय स्टेप वो सीखते हैं। बट सबसे पहले हम रिलेटिव वेपर डेंसिटी की डेफिनेशन समझ लेते हैं। तो बेटा देखो, ये हमारी डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन में साफ साफ लिखा हुआ है, कहते द रेशियो बिटवीन द मासेस ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैस एंड हाइड्रोजन। वाई हाइड्रोजन वो भी मैं आपको समझाऊंगा। अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब ये कि मेरे पास मान लीजिए दो कंटेनर्स हैं। उन दोनों कंटेनर्स के अंदर मैंने एक में कोई गैस रखी है जिसका मुझे रिलेटिव वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करना है, और एक कंटेनर में मैंने अपने हाइड्रोजन को रखना है। लेकिन जो वॉल्यूम है दोनों का वो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। जिस कंडीशन में मैंने रखा गया, मतलब दोनों का जो टेम्परेचर है वो सेम होना चाहिए, दोनों पे जो प्रेशर है वो एग्जैक्टली सेम अप्लाई होनी चाहिए। उसके बाद अगर उनके मासेस की रेशियो हम निकाल लें तो वो एक्चुअली में रिलेटिव वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस होती है। अभी भी अगर आपको क्लैरिटी नहीं हुई तो मैं आपको थोड़ा और स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं, एट द एंड आपको यह समझ में आ जाएगा। तो पहली बात यह कि जब कभी भी हम किसी गैस की वेपर डेंसिटी निकालते हैं तो किसी स्टैंडर्ड वैल्यू के कंपैरिजन में उसको फाइंड आउट किया जाता है। और जिस गैस के स्टैंडर्ड वैल्यू से हम अपने किसी गैस की रिलेटिव वेपर डेंसिटी हम निकालते हैं वो एक्चुअली हाइड्रोजन ली जाती है। क्यों, क्या क्या सारी बातें हम अभी डिस्कस करेंगे, पहले हम यहां पे देखते हैं। तो सबसे पहले देखो बेटा, मेरे पास यहां पर एक कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर गैस आप देख सकते हो, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। उसका अपना एक मास होगा, उसका अपना एक वॉल्यूम होगा। अगर इस कंडीशन के अंदर मुझे डेंसिटी ऑफ अ गैस कैलकुलेट करनी है तो ये जो मास है ये आपका बेटा चला जाएगा यहां पे ऊपर न्यूमरेटर में, और ये मेरा जो वॉल्यूम आप देख रहे हो ये चला जाएगा बेटा यहां पे मेरे डिनोमिनेटर में। तो मास अपॉन वॉल्यूम को ही हम क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। सिंपल, इसके बारे में तो आपको अच्छी तरह पता ही है। चलिए अब मैं एक स्टेप आगे चलता हूं। अब मान लेते हैं कि मेरे पास यहां पर एक कंटेनर ए है जिसमें गैस है ऑफ कोर्स, और एक कंटेनर बी है उसमें भी एक हमारे पास गैस रखी हुई है। अब मुझे सबसे पहले पहले मासेस के बारे में बात कर लेते हैं। एक कंटेनर के अंदर जो गैस है उसका मास एम ए लिख दिया, और जो बी है उसका हमने एम बी लिख दिया। ए वाले का वॉल्यूम हमारा वी है और मुझे सेम वॉल्यूम रखना है, इसलिए यहां पर बेटा मैंने वी लिख दिया। मतलब यह कि मेरे पास यहां पे दो कंटेनर्स हैं। इन दोनों कंटेनर्स में जो गैस का वॉल्यूम है वो एग्जैक्टली सेम है, बट इसका मास एम ए है, इसका मास एम बी है। ऑफ कोर्स कोई गैस आपकी भारी भी होती है, कोई हल्की भी होती है आपकी गैस, राइट। तो मासेस डिफरेंट है लेकिन जो वॉल्यूम है वो दोनों का सेम लिया गया है। अब इस कंडीशन के अंदर अगर मुझे ए का, किसका, ए का अगर मुझे फाइंड करना हो दैट इज डेंसिटी, तो डेंसिटी ऑफ अ गैस ए विल बी मास ऑफ गैस ए डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ गैस ए।
उसी तरह अगर मैं बी की बात करूं तो मास ऑफ गैस बी डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ गैस बी। अब ध्यान से देखना, अगर मुझे ए के डेंसिटी को कंपेयर करना है विद द डेंसिटी ऑफ बी, मतलब ये कि मान लीजिए कि ए की डेंसिटी मेरे पास है 2 और मेरे पास जो बी है उसकी डेंसिटी है 1, तो ए की डेंसिटी बी के विद रिस्पेक्ट टू कितनी ज्यादा हुई? 2 टाइम्स। चलो एक और देखते हैं, जैसे मान लो इसकी 6 डेंसिटी है, इसकी 3 डेंसिटी है, तो इसकी डेंसिटी इससे डबल है ना, तो इसी को रिलेटिव डेंसिटी कहा जाता है। तो मतलब यह है कि अगर मुझे ए की डेंसिटी निकालनी है, अगर रिलेटिव डेंसिटी इसे कहते हैं, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू बी, तो मतलब न्यूमरेटर में क्या आएगा? डेंसिटी ऑफ गैस ए, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? डेंसिटी ऑफ गैस बी। रिलेटिव समझ में आ रहा है? मतलब दोनों के डेंसिटी की रेशियो मुझे निकालनी है, उसी को रिलेटिव डेंसिटी कहा जाता है। क्लियर? अब देखो ध्यान से, तो यहां पर डेंसिटी ऑफ गैस ए है एम ए अपॉन वी, राइट? तो मैं क्या करूंगा, यहां पर एम ए अपॉन वी लिख दिया, और जो बी वाला था उसको डिनोमिनेटर में लिख दिया, दैट इज एम बी अपॉन वी। इन दोनों का जो वॉल्यूम है वो सेम है, सेम है, तो मैं इन दोनों को आपस में क्या कर दूंगा? कट कर दूंगा। ये देखो यहां कट किया और यहां कट किया, क्या बच गया? न्यूमरेटर में बच जाएगा मेरे पास एम ए, और डिनोमिनेटर में बच जाएगा एम बी। तो वापस अगर आप अपनी डेफिनेशन को देखें तो क्या कहा था मैंने? द रेशियो ऑफ द मासेस ऑफ द सेम वॉल्यूम, राइट, ऑफ गैस ए एंड गैस बी, उनकी रेशियो को रिलेटिव डेंसिटी का नाम दिया गया। क्यों? डेफिनेशन समझ में आ गई ना? तो अगर मेरे पास दो गैसेस है, उनका सेम वॉल्यूम लिया जाता है, और अगर हम रिलेटिव डेंसिटी ए की निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू बी, तो उनका वॉल्यूम आपस में कैंसिल हो जाता है, तो बचता क्या है? सिर्फ उनका मास बचता है, दैट इज एम ए अपॉन एम बी। आई होप आपको यह बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। लेकिन अब अगर आपके मन में आ रहा है सर वो हाइड्रोजन का इस्तेमाल क्यों किया? एक्चुअली क्या है कि जब कभी भी हम किसी भी गैस की डेंसिटी को हम फाइंड आउट करते हैं ना, या फिर रिलेटिव डेंसिटी हम निकालते हैं, तो उसके लिए स्टैंडर्ड वैल्यू होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब किसी के, मतलब एक स्टैंडर्ड वैल्यू के विद रिस्पेक्ट टू ही हम सभी की डेंसिटी को कैलकुलेट करते हैं। हमने वो हाइड्रोजन को लिया, क्योंकि जब हम उसका रिलेटिव मोलिकुलर मास निकालते हैं तो हमें पता है बेटा हाइड्रोजन एज ए मोलिक्यूल H2 होता है, तो आंसर 2 ले लूंगा मैं, और उससे मैं डायरेक्टली अपने आंसर्स फटाफट निकाल सकता हूं। बताता हूं, डोंट वरी, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, आपको ज्यादा क्लैरिटी तब होगी, ऐसे नहीं समझ में आएगा। आई होप अब आप समझ गए होंगे कि अगर किसी गैस की मुझे रिलेटिव वेपर डेंसिटी को कैलकुलेट करना है तो क्या करना है? सिर्फ उनके मासेस लीजिए, उनको आपस में डिवाइड कर दीजिए, और आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। अब पता क्या था, मेरे पास जितने भी गैसेस हैं उन सभी गैसेस का मुझे रिलेटिव वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, और उसके लिए मुझे एज ए स्टैंडर्ड किसी गैस को लेना था, और जिस गैस को हमने एज ए स्टैंडर्ड इस्तेमाल किया कि जिसके विद रिस्पेक्ट टू, मतलब हमने सभी की रिलेटिव वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करी, वो था हाइड्रोजन। अब क्यों था वो भी क्लैरिटी दूंगा आपको, लेकिन पहले आप इस फॉर्मूले को देख लो जो प्रॉपर फॉर्मूला है रिलेटिव वेपर डेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए। कहता था मास ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द गैस अंडर सिमिलर कंडीशन डिवाइड बाय द मास ऑफ द वॉल्यूम वी ऑफ हाइड्रोजन गैस अंडर द सिमिलर कंडीशन। अब ऐसा क्यों, क्या रीजन है? इसको समझने के लिए पहले हम अपने अवोगाड्रो जो लॉ है पहले उसको हम स्टडी करते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू द अवोगाड्रो लॉ, कहता था वॉल्यूम ऑफ द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर में बी सब्स्टिट्यूटेड बाय द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ दोज गैसेस। मतलब पता क्या है, मान लीजिए कि मेरे पास दो गैसेस है ए एंड बी, अब उन गैसेस का मास मुझे दिया गया है, दैट इज एम ए एंड एम बी। आप उनका रेशियो निकाल के रिलेटिव वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करते हो ना। कहते हैं यार आप पूरे पूरे गैस का मास का रेशियो निकालने से अच्छा है आप उन दोनों के एक एक मॉलिक्यूल का मास ले लीजिए, उनको डिवाइड कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। बात सच है, क्योंकि रेशियो है ना, रेशियो में आपके ये सब कट जाती है वैल्यूज, इसलिए एज ए रिजल्ट आप ये लिख सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छी स्टेटमेंट है, इसको ध्यान रखना, और इसका यूज कैसे करना है वो भी बताता हूं मैं, देखिए ध्यान से। सो बात सिर्फ इतनी है कि इंस्टेड ऑफ हैविंग द मास ऑफ गैस ए डिवाइड बाय मास ऑफ गैस बी, उनके एक एक मॉलिक्यूल का मास लेना है। और हाइड्रोजन को एज ए स्टैंडर्ड क्यों लिया गया अभी आपको समझ में आएगा। देखिए तो ऊपर आ जाएगा बेटा मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस और वेपर, जिसका रिलेटिव वेपर डेंसिटी हमने कैलकुलेट करना है, डिवाइड बाय द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। अरे यार हमें पता है कि जो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन होता है ना वो 2u होता है, एटॉमिक मास यूनिट होता है आपका, और उससे मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। इसकी वजह से ऐसे हाइड्रोजन को हमने यूज किया एज ए स्टैंडर्ड।
जिसके विद रिस्पेक्ट टू हमने बाकी सभी की वेपर डेंसिटी को कैलकुलेट किया। देखिए आगे देखिए। सो हमें पता है कि हाइड्रोजन क्या होता है H2, कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स है ना उसके अंदर। तो अब ध्यान से देखिए यहां पर। इसलिए हमने इसको लिखा द मास ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस और अ वेपर डिवाइड बाय मास ऑफ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। व्हाई? क्योंकि H2 होता है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल क्या होता है H2, उसमें 2 एटम्स होते हैं और एक हाइड्रोजन का जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो 1 एटॉमिक मास यूनिट मतलब 1 U कंसीडर किया जाता है। तो 2 एटम है इसलिए 2 U हो जाएगा आपका, राइट। देखिए सो वी कैन राइट व्हाट, ध्यान से देखिए, द रिलेटिव मोलिकुलर मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस डिवाइड बाय द रिलेटिव मोलिकुलर मास ऑफ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो हमें पता है बेटा कि हाइड्रोजन का जो रिलेटिव मोलिकुलर मास है वो 2U होता है, इसी वजह से नीचे हमारा 2U आ जाएगा। बस अब हमें क्या करना है, इस 2U को उठाकर लेके जाना है बेटा उधर की तरफ। तो ये जो 2U इंटू रिलेटिव जो वेपर डेंसिटी है वो एक्चुअली में एक मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। बस यही फॉर्मूला है बेटा जिसको हमें फाइंड आउट करना था, ये वही फॉर्मूला जो हमें याद रखना है। तो अगर मान लीजिए मुझे किसी गैस का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है, सपोज मुझे कैलकुलेट करना है, तो क्या तरीका है? तरीका बहुत सिंपल है। आप क्या करेंगे, उस गैस के एक मॉलिक्यूल का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास मैं कैलकुलेट कर लूंगा और उसको मैं डिवाइड कर दूंगा 2 के साथ, वही मेरा हो जाएगा रिलेटिव वेपर डेंसिटी। या किसी गैस की अगर रिलेटिव वेपर डेंसिटी मुझे दिया है उसको सिर्फ 2 से मुझे मल्टीप्लाई करना है, मुझे उस गैस के मॉलिक्यूल का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास मुझे मिल जाएगा। कितना आसान है। और अगर आपको अभी भी ये क्लैरिटी नहीं हुई, डोंट वरी, मैंने आपको इसका एग्जांपल भी देना है, पर जल्दी से पहले हम ये खत्म कर लेते हैं। कहते हैं द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस और अ वेपर इज ट्वाइस इट्स वेपर डेंसिटी, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। अब मैं बेटा एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं बोलना क्या चाहता हूं। देखिए बात सिर्फ ये है कि मान लीजिए अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरे पास रिलेटिव जो वेपर डेंसिटी है क्लोरीन की, मान लेते हैं कि बेटा मेरे पास है 35.5, ठीक है। और अगर मुझे इसका रिलेटिव मोलिकुलर मास, दैट इज मोलिकुलर मास, अगर मुझे मान लीजिए ये कैलकुलेट करना है तो मुझे बस क्या करना पड़ेगा कि मुझे ट्वाइस ऑफ दिस रिलेटिव वेपर डेंसिटी करनी पड़ेगी। मतलब यहाँ पे V डॉट D डॉट लगा देता हूं बेटा अपना, ठीक है। तो जो भी आंसर आएगा बेटा वही उसका रिलेटिव मोलिकुलर मास होगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 2 इंटू यहाँ पे 35.5 कर दूंगा तो मेरे पास जो आंसर है बेटा यहाँ पे आ जाएगा 70 U बेसिकली, ठीक है। तो बेटा इस तरीके से आप चाहें तो अगर मुझे रिलेटिव डेंसिटी किसी का पता हो तो मैं जस्ट उसको 2 से मल्टीप्लाई करके आसानी से उसका रिलेटिव मोलिकुलर मास को कैलकुलेट कर सकता हूं। बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। सो देखिए बेटा अभी हमने ये जान लिया कि रिलेटिव वेपर डेंसिटी अगर किसी गैस की कैलकुलेट करनी है तो अगर मान लीजिए मेरे पास 2 गैसेज हैं, उन दोनों के मासेस को आपस में डिवाइड कर दीजिए तो आपको आपकी रिलेटिव वेपर डेंसिटी मिल जाएगी। दूसरा तरीका मैंने आपको ये बताया कि एक काम करो, मेरे पास अगर कोई भी गैस है उसका रिलेटिव वेपर डेंसिटी अगर आपको पता है तो अगर आप उसका ट्वाइस कर देते हो तो उसके एक मॉलिक्यूल का मास भी आपको मिल सकता है, वो भी मैंने आपको अभी बता दिया। अब हमने पता क्या करना है, हमने एक्चुअली रिलेशन निकालना है कि वेपर डेंसिटी का मेरे वॉल्यूम ऑफ ए गैस के साथ या उसके मॉलिक्यूलर मास के साथ क्या रिलेशन है। बट उसको समझने के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, तभी जाके बेटा आप इसको डिटेल में और अच्छे से समझ सकते हैं। अब ध्यान से देखना बेटा मैं क्या करने वाला हूं। सबसे पहले क्या किया बेटा, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे 2 कंटेनर्स हैं, ठीक है। ये कंटेनर बेटा A है जिसका मुझे मॉलिक्यूलर मास जो है वो कैलकुलेट करना है, और जो दूसरा है बेटा ये वाला, ये मेरा हाइड्रोजन है, ठीक है। अब क्या किया, इसके अंदर भी 1 लीटर ऑफ गैस डाली, इसमें भी 1 लीटर गैस डाली, लेकिन जब हमने इसका वेट निकाला ना बेटा तो वो वेट आया 0.089 ग्राम। तो ये इसका वेट है, मतलब ये कि 1 डेसीमीटर क्यूब अगर मैं वॉल्यूम ले लेता हूं अपने हाइड्रोजन गैस की तो उसका जो वेट आता है वो 0.089 ग्राम मुझे मिल जाता है। अब मान लीजिए जो ए आपको दिख रहा है इसका वॉल्यूम एग्जैक्टली मुझे सेम ही लेना है, क्योंकि वॉल्यूम तो एटलीस्ट सेम होना चाहिए ना, तभी तो आप कंपैरिजन कर पाएंगे। तो यहां पर मेरे पास ए है बेटा यहाँ पर,
एंड इसका जो वॉल्यूम है वो मेरे पास 1 लीटर ही मैंने लिया है। अब इसकी जो वेपर डेंसिटी मान लेते हैं डी है आपकी। तो अगर मुझे इसका मोलिकुलर मास कैलकुलेट करना ही है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं आपको जस्ट अभी बताया है कि रिलेटिव वेपर डेंसिटी जो है, मतलब इसकी जो रिलेटिव वेपर डेंसिटी मान लो डी है, तो डी विल बी इक्वल टू मोलिकुलर मास ऑफ ए, ठीक है, डिवाइड बाय द मास ऑफ दिस बी। तो वो कितना है बेटा आपका 0.089 ग्राम आपके पास है। तो जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा बेटा डी इंटू 0.089 ग्राम विच इज इक्वल टू द मोलिकुलर मास। ठीक है, तो पहले तो बेटा ये रिलेशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअली मैंने किया क्या है, क्योंकि इसी से ही मैं एक नए रिजल्ट की तरफ आपको लेके चलूंगा। आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया यहाँ पे क्या किया। बस बात सिर्फ इतनी है कि एक्चुअली में जब हमने 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन का वे किया तो वो एक्चुअली में 0.089 हमें ग्राम मिला। सो अकॉर्डिंग टू द रिलेटिव वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला, मोलिकुलर मास ऑफ ए डिवाइड बाय मोलिकुलर मास ऑफ बी, बी यहाँ पे हाइड्रोजन था जिसका वेट 0.089 था, तो मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। जब मैं इसको लेफ्ट में जाके मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आ जाएगा डी इंटू 0.089 ऑफ ग्राम। आई होप ये वाली पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। गुड। हमने बेटा अब यहां पर ये तो देख लिया कि जैसे D इंटू 0.089 ग्राम, ठीक है, ऑफ एनी गैस कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है बेटा आपका 1 डेसीमीटर क्यूब जो है वो वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है। हमने उसको उल्टा बोल दिया, हमने पहले क्या किया था 1 डेसीमीटर क्यूब का वॉल्यूम लिया था और हमने फाइंड कर लिया था बेटा कि एक्चुअली में इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना होगा। तो हमने इसको रिलेटिव डेंसिटी इनटू द मास ऑफ हाइड्रोजन के साथ हमने मल्टीप्लाई करके वो आंसर निकाल लिया था, राइट। तो हम उसको उल्टा भी बोल सकते कि भाई मेरे पास कोई भी गैस है, अगर मैं उसके वेपर डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दूं 0.089 ग्राम के साथ तो वो 1 डेसीमीटर क्यूब मेरे पास वॉल्यूम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे डी ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे मैंने ग्राम यहाँ रख लिया, ये जो चीज है मैं यहाँ पे लेके जाऊंगा, ठीक है, मैं इसको ना ऐसे कर देता हूँ इक्वल टू, तो थोड़ा समझना और आसान हो जाता है। सो मेरे पास डी ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस है, कोई भी गैस है, दैट विल बी इक्वल टू 1 बाय 0.089 बेटा, यहाँ पे आ जाएगा बेटा डेसीमीटर क्यूब, राइट, ये आ जाएगा। लेकिन जब हमने इसको सॉल्व किया बेटा तो मेरे पास आंसर आता है 11.2 डेसीमीटर क्यूब। अब हमने पता क्या करना है, हमें सिर्फ ये करना था कि मुझे इसका डबल लेना है बेटा। तो अगर मैं ट्वाइस ऑफ डी ले लेता हूं, 2D ऑफ एनी गैस, तो वो मेरा आता है 11.2 डेसीमीटर क्यूब इंटू 2, सो आंसर आ जाएगा बेटा 22.4 डेसीमीटर क्यूब। लीटर भी कह सकते हो, 22.4 लीटर। बट अभी तो हमने ये पढ़ा था कि बेटा कि ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी एक्चुअली में मोलिकुलर मास होता है किसी गैस का। तो मोलिकुलर मास ऑफ एनी गैस विल बी इक्वल टू 22.4 लीटर। ये स्टेटमेंट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमने अभी क्या देखा, हमने ये देखा कि किसी भी गैस का अगर मुझे मोलिकुलर क्या निकालना है, मास निकालना है, अगर मुझे उसकी वेपर डेंसिटी पता तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करके मैं उसका मोलिकुलर मास कैलकुलेट कर सकता हूं। और हमने ये भी देखा कि जो मोलिकुलर मास है किसी भी गैस का, जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है वो हमेशा 22.4 लीटर के बराबर भी होती है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो शायद आप मेरे अब नेक्स्ट स्टेटमेंट को भी अच्छी तरह समझ जाएंगे। इस स्टेटमेंट के हिसाब से थोड़ा ध्यान से देखिए बेटा, यहां पे क्या बोलता है, कहता है ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ एनी गैस, ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ एनी गैस कितनी गैस ऑक्युपाई करेगा, कितना मतलब वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, 22.4 लीटर आपका ऑक्युपाई करेगा एट एसटीपी। एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। और हमने पढ़ा है बेटा ये चीज के बारे में कि मोल कॉन्सेप्ट क्या है, मोल कॉन्सेप्ट यही कॉन्सेप्ट है आपका कि जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है ना बेटा, अवोगैड्रो के अकॉर्डिंगली उन्होंने कहा था कि जो ग्राम मोलिकुलर मास होता है वो कितने पार्टिकल एक्वायर करता है, वो 6.02 इन 10⁻23 मोलिक्यूल एक्वायर करता है, जो कि अवोगैड्रोस नंबर है आपका। और यही मेरा 1 मोल ऑफ गैस के बराबर होता है। सो मेरे कहने का मतलब क्या है यार, देखो तुम ना एक तो ना पता क्या होती है, मेरे को मैं एक और स्टेटमेंट दिखा दूं, फिर मैं तुम्हें एक स्टैंडर्ड से एक लाइन दूंगा यार, तुम ना उसकी हेल्प से कोई भी न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हो। पहले मैं ये भी दिखा देता हूं। तो मोलर वॉल्यूम अगर किसी गैस की बात करें तो क्या है, तो मोलर वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 ग्राम मोलिकुलर मास।
और सिंप्लीफाई 1 मोल ऑफ द गैस इज इक्वल टू 22.4 डेसीमीटर क्यूब। मतलब ये कि अगर मैं कहूं ना कि मुझे कोई गैस है यार, इसका मुझे मोलर वॉल्यूम बताओ क्या है, तो मैं बोलूंगा एक काम कर, 1 ग्राम मोलिकुलर मास आप देख लो, ठीक है, उसका जो वॉल्यूम है वो 22.4 लीटर है, जो कि 1 मोल ऑफ गैस के बराबर होती है, ठीक है। अब ना कई बच्चों को ना ये जो स्टेटमेंट है इससे लेन देन नहीं होता, वो कहता है कि जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि एग्जैक्टली करना क्या है। उसके लिए मैं आपको एक बढ़िया सा एक स्टेटमेंट देता हूं। अगर आप ये स्टेटमेंट को याद रखेंगे तो आई होप आप कभी भी कोई न्यूमेरिकल करने में कभी प्रॉब्लम आपको आएगी ही नहीं। तो देखिए बेटा वो स्टेटमेंट क्या है, आपको एक तगड़ी सी मैं एक स्टेटमेंट देने लगा हूं। इस स्टेटमेंट की हेल्प से ना हम कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, आप खुद देख लेना मैं कैसे करता जाऊंगा। सबसे पहली बात बेटा ये है कि अगर कोई कहता है 1 मोल ऑफ गैस, दैट इज 1 मोल ऑफ गैस किसके बराबर है? ग्राम मोलिकुलर मास के, ग्राम मोलिक्यूलर मास के। वो किसके बराबर होगा? वो होगा मेरा 6.023 इंटू 10⁻, ये 3 है, इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स के बराबर। और ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा मेरे 22.4 लीटर के बराबर। ये वो स्टेटमेंट है बेटा जो अगर आपने याद कर लिया तो आपको कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है बेटा, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। इस इक्वेशन की हेल्प से हम कोई भी आंसर 2 मिनट में निकाल लेते हैं। जैसे कि अगर कोई मुझे बोलता है कि मोल और लीटर के बीच में कंपैरिजन करना, तो मैं बोलूंगा देख 1 मोल आप किसी भी गैस का ले लो तो वो हमेशा 22.4 लीटर होता है। अगर इस गैस के 2 मोल की बात करो तो इसका डबल कर दो, वही इसका आंसर हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये स्टैंडर्ड लाइन है। अगर आपको ये याद है तो कभी प्रॉब्लम ही नहीं आएगी इन टाइप के न्यूमेरिकल्स को करने के लिए। देखिए तो किसी भी गैस का 1 मोल उसी का ग्राम मोलिकुलर मास के बराबर होता है। और उसके अंदर कितने मोलिक्यूल्स होते हैं? अवोगाड्रोस नंबर दैट इज 6.023 10⁻23 मोलिक्यूल्स। और वो कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है? 22.4 लीटर के बराबर जो है वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया ना, डोंट वरी, मैंने आपके लिए बहुत सारे न्यूमेरिकल्स रखे हैं एज एन एग्जांपल। आज हम वो डिस्कस करेंगे। एट द एंड मैं कहता हूं आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि कैसे आपने इसको अप्लाई करना है। तो चलिए अब हम जल्दी से क्वेश्चंस करते हैं और इसको अप्लाई करके देखते हैं बेटा कैसे अप्लाई करना है। सो देखिए अब हम बेटा यहाँ पे अपने न्यूमेरिकल्स करते हैं। आई होप एट द एंड आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इनका मतलब क्या होता है। देखिए पहला न्यूमेरिकल कहता है कि कैलकुलेट द एटॉमिसिटी ऑफ द क्लोरीन इफ 35.5 ग्राम ऑफ इट ऑक्युपाइज 11,200 सेंटीमीटर क्यूब एट एसटीपी। देखिए सिंपल सी बात बता क्या है बेटा, बात ये है कि पहले तो आप ये समझो कि जब भी हम एटॉमिसिटी की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है कि जो मॉलिक्यूल है क्लोरीन का उसमें कितने एटम्स हैं, बेसिकली वही उसकी एटॉमिसिटी होती है। क्लोरीन को जहां तक हम अच्छी तरह जानते हैं कि उसका जो मोलिकुलर मास होता है वो हमारे पास 70 होता है, मतलब इसका दुगना होता है। तो वैसे तो डायरेक्ट मुझे आंसर पता है कि इसका आंसर 2 आने वाला है, राइट। लेकिन न्यूमेरिकल के पर्सपेक्टिव से इसको कैसे करेंगे, चलिए वो देखते हैं। पहली बात ये कि हमारे पास कोई भी गैस हो उसका एक स्टैंडर्ड वॉल्यूम होता है, मैंने अभी बताया आपको 22.4 लीटर। अगर सेंटीमीटर क्यूब की बात करते हैं तो हम उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 22400 सेंटीमीटर क्यूब। तो बस हम थोड़ा सा बेटा उसी को ध्यान में रखते हुए ना इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं। तो बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, टफ नहीं है, लेकिन एक बार आपको स्टैंडर्ड वैल्यू समझनी पड़ेंगी और आई होप अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए क्या करना है, सबसे पहली बात यह है कि 11,200 सेंटीमीटर क्यूब के पर्सपेक्टिव से चलूं तो इसका जो मास है बेटा वो मुझे दिया हुआ है 35.5 ग्राम, राइट। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब यूनिटरी मेथड लगाएंगे ऑफ गैस जो होगा उसका मास कितना होगा? 35.5 डिवाइडेड बाय 11,200 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। लेकिन अभी हमने क्या पढ़ा कि मुझे क्या पता करना है? मुझे एटॉमिसिटी फाइंड करनी है क्लोरीन की। और किसी भी क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल होता है वो Cl2 होता है, उसका जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है वो उसका वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। तो मुझे उसी वॉल्यूम में इनका आंसर चाहिए। सो मैं क्या करूंगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब का निकाल लिया तो 22,400 सेंटीमीटर क्यूब के पर्सपेक्टिव से अगर मैं मास कैलकुलेट करूं तो मेरे पास बेटा आता है 35.5 ग्राम डिवाइडेड बाय 11,200 सेंटीमीटर क्यूब। और बेटा इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 22,400 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ पे आ गया
इसको यहाँ कर देता हूँ बेटा, सेंटीमीटर क्यूब से देखो सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो गया, ये इससे कट के बेटा डबल आ जाएगा यहाँ पर। सो यहाँ पे बेटा आपका आंसर आ जाएगा 70 ग्राम। और मैंने अभी क्या बताया था आपको कि 22.4 लीटर जो गैस होती है वो एक्चुअली में मोलिकुलर मास के बराबर होता है। तो ये जो है वो क्लोरीन के मोलिकुलर मास है, मोलिकुलर मास है। ठीक है। अब बात आ जाती है बेटा कि मेरे को एटॉमिसिटी पता करनी है। एटॉमिसिटी, किसी भी गैस की एटॉमिसिटी पता करने के लिए जो मोलिकुलर मास होता है ना बेटा आपका, मोलिकुलर मास जो मेरे पास होता है, हम उसके ना एक एटम के मास से डिवाइड करते हैं। तो एटॉमिक मास से डिवाइड किया जाता है उसको, एटॉमिक मास से। एक मिनट, ये एटॉमिक है, एटॉमिक मास से हम उसको डिवाइड करते हैं। क्या हो रहा है, एक सेकेंड, हाँ अब ठीक है। सो बात यह है कि मोलिकुलर मास तो बेटा 70 ग्राम का है और नीचे है 35.5। आंसर करेंगे बेटा तो आंसर आपका 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने ये वाला न्यूमेरिकल बेटा सॉल्व करना था। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा ये न्यूमेरिकल करना कैसे है। और दिखाता हूं बेटा, ये हमारा बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल के अंदर कहा गया है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 2.8 ग्राम ऑफ N2, बेटा इज नाइट्रोजन। बेटा आप अच्छी तरह जानते हो, मैंने कहा ना ये बहुत सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं। स्टैंडर्ड वैल्यूज में ऑलरेडी बता चुका हूं कि एक पर्टिकुलर अगर मैं नाइट्रोजन की बात करता हूं, ठीक है, मैं देखो पहले आपको लिखाता हूं मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास ऑफ N2। ठीक है, क्या होगा बेटा, अच्छी तरह जानते हो कि एक नाइट्रोजन का जो एटम होता है उसका मास 14 ग्राम होता है। तो यहाँ पे दो हैं बेटा, तो 2 इंटू 14 हो जाएगा। आंसर आपका आ जाएगा 28 ग्राम, 28 ग्राम। तो ये क्या है बेटा, ये मेरा मोलिकुलर वेट है नाइट्रोजन का। और जो मोलिकुलर वेट होता है किसी नाइट्रोजन का, उसका वॉल्यूम कितना होता है, अभी तो बताया बेटा स्टैंडर्ड वैल्यू 22.4 लीटर के बराबर होगा आपका। तो बस यहीं से बेटा हम अपनी शुरुआत करेंगे कि 28 ग्राम ऑफ N2 दैट इज ऑक्यूपाइज कितना वॉल्यूम बेटा आपका, 22.4 लीटर। ठीक है, मुझे 1 ग्राम का पहले निकालना है। 1 ग्राम का बेटा ये एज इट इज कॉपी करेंगे आप नीचे, तो आ जाएगा बेटा 22.4 डिवाइड बाय 28 ग्राम, 28 नीचे ग्राम आ जाएगा, ऊपर बेटा आपके पास लीटर आ जाएगा। एंड कितने का निकालना है, 2.8 ग्राम का निकालना है ना। सिंपल, कुछ भी नहीं है यार, यूनिटरी मेथड लगाओ, आंसर आया था अपने आप ही। सो 22.4 डिवाइडेड बाय बेटा 28 और यहां पर बेटा आ जाएगा 2.8। बस ये करना था आपने। तो आप देख सकते हैं बेटा जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर 2.24 लीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो बस इस तरीके से बेटा आपने अपना ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करना था, है ना आसान। कुछ भी नहीं करना यार, हर एक न्यूमेरिकल के अंदर एक ही काम करना है आपने। आराम से कोई गैस, जो जिस गैस के बारे में बात हो रही है ना यार, उसका जो असली मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल का आप मास निकाल लीजिए, उसको आप 22.4 लीटर कर दीजिए। उसके बाद जो पूछा होगा, जैसे पूछा होगा उस हिसाब से अपना आंसर निकाल लेंगे। क्लियर। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। अब देखिए बेटा इस न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो न्यूमेरिकल रीड करते हैं। कहता है कि द ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ नाइट्रोजन दैट इज N2 इज 360 सेंटीमीटर क्यूब एट STP वेज 0.48 ग्राम, 45 ग्राम। ठीक है, तो कैलकुलेट करना है ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ नाइट्रोजन। अब देखिए बेटा मैंने आपको अभी की अभी एक बात बताई है, देखिए मैंने आपको पहले भी कहा है, हम शुरुआत करेंगे स्टैंडर्ड वैल्यू से और उसके बाद जो जो बोला गया है उस हिसाब से बेटा हम उसको निकालते जाएंगे। ठीक है, जब भी हम ग्राम मोलिकुलर मास नाइट्रोजन का निकालते हैं तो उसके लिए जो वॉल्यूम होता है वो मेरा 22.4 लीटर होता है। यहाँ पे मुझे ऑलरेडी बताया गया है कि 360 सेंटीमीटर क्यूब के हिसाब से जो वे है वो उसका 0.45 ग्राम है। तो शुरुआत कैसे करेंगे बेटा, शुरुआत बहुत सिंपल है। सबसे पहले मैं करूंगा ये बेटा यहां पर कि चलो ये काम करते हैं। 360 सेंटीमीटर क्यूब जो है बेटा, ठीक है, ऑफ N2 वेज व्हाट, ये करता है 0.45 ग्राम। ठीक है, ये तो हमें पता ही है। 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना करेगा भाई, बताओ फिर। सिर्फ यूनिटरी मेथड, कुछ भी नहीं करना यार, डिवाइड बाय 360। ठीक है, और ये ग्राम आ गया। और मुझे निकालना सेंटीमीटर क्यूब है ना, याद रखे बेटा, ये इनमें गलती नहीं होनी चाहिए आपकी।
तो 22400 1000 से मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर क्यूब बनता है आपका वो। तो सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा, जस्ट वी हैव टू मल्टीप्लाई। तो 0.45 डिवाइड बाय 360 इंटू बेटा आ जाएगा 22400। हाँ ये करना है आपने। तो बस आप इसको सोल्व करेंगे बेटा, सोल्व करके आपको आपका आंसर मिलेगा, दैट इज 28 ग्राम। बस इस तरीके से बेटा आपने ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करना था। आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल है यार, कोई भी टफ नहीं था इसके अंदर करने के लिए। अब हमें बात करनी है बेटा अपने बी पार्ट की। तो अब वो कहता है बेटा कि बताइए नंबर ऑफ ग्राम मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर कितने प्रेजेंट हो गए मेरे 4.5 ग्राम ऑफ वाटर के। देखिए बेटा हमारे पास ना H2O एक मोलिक्यूल होता है पानी का। तो अगर इसका मोलर मास निकाला जाए, मोलिकुलर मास निकाला जाए, तो वो 2 + 16 जितना आता है वो 18 ग्राम मेरे पास आ जाता है। ठीक है, तो कहता है 4.5 ग्राम ऑफ पानी में बताओ कितना होगा। तो अगर आपने नंबर ऑफ मतलब मॉलिक्यूल्स निकालने ही है इसमें, तो कुछ नहीं करना, जितना आपको दिया गया 4.5 उसको 18 से डिवाइड कर दीजिए। तो आपका आंसर बेटा आ जाएगा 0.25 ग्राम। ग्राम नहीं, बिल्कुल ग्राम नहीं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है ना, ग्राम से ग्राम तो उल्टा कटेगा आपका यहाँ पर। ठीक है, तो मतलब ये कि ये हटा दीजिए। ठीक है, एंड दैट्स इट। तो 0.25 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे 4.5 ग्राम ऑफ पानी के अंदर। आई होप आपको ये वाला न्यूमेरिकल भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब आपको लेके चलता हूं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। अब देखिए बेटा इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में कहता है कि अ गैस सिलेंडर फिटेड विद हाइड्रोजन, ठीक है, फिल्ड विद हाइड्रोजन होल्ड्स 50 ग्राम ऑफ द गैस। देखिए मेरे पास बेटा ऑलरेडी क्या है कि एक यहाँ पे चैम्बर है, एंड उस चैम्बर के अंदर बेटा हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे डली हुई है। ठीक है, एंड इसका मास आपको दिया गया है। ठीक है, इसका जो मास है वो दिया हुआ है, दैट इज 50 ग्राम। ये हमें ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। अब इस कंडीशन में वो कह रहा है कि मेरे पास एक चैम्बर है, मान लेते हैं सिलेंडर है एक्स, उसका मास दिया हुआ है 200 ग्राम, और दूसरा बेटा एक दिया हुआ है मेरे पास दैट इज वाई, और ये दिया हुआ बेटा मुझे 500 ग्राम। ठीक है, ये मेरे को यहाँ पे 500 ग्राम यहाँ पे दिया हुआ है। अब वो मुझे कह रहा है कि सेम कंडीशन है, सेम टेम्परेचर है, मुझे इनके रिलेटिव मोलिकुलर मास कैलकुलेट करिए। और अभी आपको तो फॉर्मूला बताया था बेटा कि अगर मुझे किसी का रिलेटिव डेंसिटी पता हो, जैसे एक्स की अगर रिलेटिव डेंसिटी मुझे पता है तो उसको बस 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो मुझे इसका जो मोलिकुलर मास है वो मिल जाएगा। सिमिलरली अगर वाई का भी निकालना है तो उसके रिलेटिव डेंसिटी से को 2 से मल्टीप्लाई करके मैं डायरेक्टली अपना आंसर निकाल सकता हूं। बस इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम रिलेटिव वेपर डेंसिटी जो है वो कैलकुलेट करेंगे बेटा, किसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, पहले एक्स की। तो आपको पता है बेटा क्या करना होता है, जो मोलिकुलर मास होता है मेरे एक्स का, ठीक है, वो ऊपर आएगा, मतलब गैस का मास, सॉरी गैस का जो मास है एक्स का वो ऊपर आएगा। मैं इसको पहले हटा देता हूं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे हटा देता हूँ, थोड़ा सा आपको ना क्लैरिटी फिर ज्यादा आएगी, नहीं तो ऐसे नहीं आएगा आपको। मतलब मैंने क्या करना है बेटा यहाँ पे कि मास ऑफ गैस एक्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन बेटा, बस ये काम मुझे करना था। तो मेरे को दिया है 200 डिवाइडेड बाय बेटा 50 कर दूंगा, आंसर मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 4। तो अगर मुझे इसका रिलेटिव मोलिक्यूलर मास अगर कैलकुलेट करना है तो बस मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 × 2 कर दूंगा, आंसर मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 8 ग्राम, और ये मेरा बेटा इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, ये इसका मोलिकुलर मास आ गया यहाँ पे, ये ऐसे। ठीक है जी, यहां तक क्लियर हो गया। अब उसके बाद हम बात करेंगे, अरे कंप्लीट तो हो जा, यस। अच्छा, अब सिमिलरली बेटा मुझे फाइंड करना है किसका, वाई का। कैसे फाइंड आउट करूंगा, तो रिलेटिव वेपर डेंसिटी मुझे कैलकुलेट करनी है बेटा किसकी, वाई की। ठीक है, और ये मुझे दिया हुआ है 500, दिया हुआ है ये 500। तो बस 500 को मैं डिवाइड कर दूंगा मेरे 50 के साथ, आंसर मेरा 10 आ जाएगा यहां पर। तो इसका अगर रिलेटिव मोलिक्यूलर मास अगर मुझे कैलकुलेट करना है, सो क्या करूंगा बेटा, मैं ऑब्वियसली 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 × 10 कर दूंगा, मेरा आंसर 20 आ जाएगा। तो ये बेटा मेरा आंसर हो गया इसका। आई होप आपको अच्छी तरह समझ आया होगा कि कैसे हमने इसको सॉल्व करना था, इजी था ना। चलिए अब हम आपको लेके चलते हैं बेटा अपने आखिरी न्यूमेरिकल की तरफ। सो देखिए बेटा अब हमारे पास ये जो न्यूमेरिकल है ना, ये आपके काफी डाउट्स है ऑटोमेटिकली क्लियर कर देगा। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा क्या कहता है वो
वो ये कह रहा है कि मेरे पास बेटा कैलकुलेट करो वेपर डेंसिटी एंड मोलिकुलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इफ 200 ml ऑफ गैस एट एसटीपी वेज 0.40 ग्राम। और इसने यहां पे साफ साफ लिखा है कि 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी वेज 0.09 ग्राम। मतलब पता क्या है, मतलब समझने की कोशिश करना बेटा प्लीज। मतलब ये है कि अगर मान लीजिए मुझे यहां पर रिलेटिव वेपर डेंसिटी अगर कैलकुलेट करनी ही है तो ऊपर मुझे मास लेना पड़ेगा 1 लीटर ऑफ CO2 का, डिवाइड बाय उसको डिवाइड करना पड़ेगा किससे बेटा, मास ऑफ 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन के साथ। अब बात यह कि 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन का मास 0.09 ग्राम मुझे दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ मुझे कार्बन डाइऑक्साइड का मास 1 लीटर वाइज नहीं पता, तो पहले हम वो फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमने बात करी यहां पर कि यार देख 200 ml के हिसाब से अगर मैं इसके वेज की बात करूं, ठीक है ना, अगर मैं वेट की बात करूं तो वो मेरे पास 0.40 ग्राम है। 1 ml के हिसाब से कितना हो जाएगा, दैट विल बी 0.40 डिवाइडेड बाय 200। और मुझे 1 लीटर का निकालना जो कि 1000 ml होता है, तो 1000 ml के हिसाब से अगर मैं निकालूंगा तो आ जाएगा 0.40 डिवाइड बाय 200 और इनटू बेटा 1000 में यहाँ पे कर दूंगा। तो देखिए यहां से यहां कैंसिल होगा, वो उधर मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर बेटा मेरे पास 2 ग्राम आ जाएगा। तो अगर मुझे रिलेटिव डेंसिटी कार्बन डाइऑक्साइड की निकालनी है तो 1 लीटर का जो ऑलरेडी मास है वो 2 ग्राम मुझे मिल चुका है। तो बस मुझे क्या करना बेटा कि ऊपर आ जाएगा मेरे पास 2 ग्राम, ठीक है, और नीचे आ जाएगा बेटा 0.09 ग्राम, ठीक है जी। तो बस आपने बस इसको सोल्व करना है। अब जैसे सोल्व करते हो बेटा तो आपका आंसर आता है 22.22। ये बेटा आपके पास जो है इसकी वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो ये है रिलेटिव वेपर डेंसिटी मेरे कार्बन डाइऑक्साइड की। अगर अच्छा 1 लीटर क्यों लिया समझ में आया, क्योंकि हाइड्रोजन का हमें 1 लीटर में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ऊपर न्यूमरेटर में कहा था ना सेम वॉल्यूम होना चाहिए, बस उसी वॉल्यूम के हिसाब से पहले उसका मास निकाल लिया, दोनों को डिवाइड कर दिया और मेरे पास रिलेटिव वेपर डेंसिटी मुझे मिल गई है। क्लियर। अब देखिए अब मुझे निकालना था बेटा क्या, मोलिकुलर मास निकालना है इसका। तो मोलिकुलर मास निकालना तो आपको सिखाया हुआ कैसे निकालते हैं, अरे वेपर डेंसिटी का डबल कर दो तो आपका पास मोलिकुलर मास आ जाएगा, ठीक है। तो यहां कर देता हूं, देखिए तो मेरे पास मुझे निकालना है बेटा अब यहां पर मोलिक्यूलर मास। सो मोलिकुलर मास निकालने के लिए क्या करना होता है, ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी हमें करनी होती है, बस ये काम करना होता है। तो 2 इंटू 22.22 कर दूंगा तो आंसर आपको पता ही है बेटा 44.44 ग्राम जो है मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो बस इस तरीके से बेटा आपने ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करना था। आई होप आपको ये सब एग्जांपल और वेपर डेंसिटी समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया वेपर डेंसिटी के बारे में, हमने ये जाना कि उसको कैसे रिलेट किया जा सकता है वॉल्यूम के साथ, और हमने ये जाना कि मॉलिक्यूलर मास के साथ भी ऐसे उसको कैसे रिलेट करते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।